स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। आज हम लोग एक ऐसे समय में ये बातचीत करने जा रहे हैं, जबकि पूरा देश इस बारे में सोच रहा है कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में अगर एनडीए, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, वो चुनाव हार गया, तो नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नीतीश कुमार की राजनीति नहीं खत्म होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और अगर एनडीए चुनाव जीत गया, तब फिर मैं समझता हूं सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा, नरेंद्र मोदी को होगा। और हो सकता है कि उनकी कोशिश हो, अगर भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनने दें और अपनी उस महत्वाकांक्षा को पूरा कर लें कि वही बिहार पे एक भाजपाई मुख्यमंत्री हो। बहरहाल, जो कल की शाम एग्जिट पोल की शाम थी, जो व्यवसायिक चैनल हैं, उनके अंदर करीबन 7-8 एजेंसियां जो हैं, वो अपने एग्जिट पोल दिखा रही थी। उसमें एक एजेंसी को छोड़कर बाकी सभी दिखा रही थी कि बिहार में, शायद एक और एजेंसी को छोड़कर, बिहार में एनडीए की हवा चल रही है। बिल्कुल एक तरफा दिखा रही थी, जैसे कि महागठबंधन की कोई चुनौती हो ही नहीं। शायद चाणक्य नाम की एक संस्था, पुराना वाला चाणक्य नहीं, चाणक्य नाम की एक संस्था एनडीए की सरकार बना रही थी, लेकिन टक्कर दिखा रही थी। बाकी एजेंसियां तो टक्कर भी नहीं दिखा रही थी। मेरी अपनी मान्यता यह है कि ये पूरी की पूरे एग्जिट पोल जो है, एक खास तरह की पूर्व निर्धारित थीसिस पर टिके हुए थे। यानी पहले से तयशुदा थीसिस पर टिके हुए थे और उसके हिसाब से आंकड़े गढ़े गए थे। वो थीसिस क्या थी? वो थीसिस ये है कि चूंकि मतदान बहुत ज्यादा हुआ है, ऐतिहासिक मतदान हुआ है, और उसमें स्त्रियों ने बहुत वोट दिया है, वो सारे वोट जो है वो एनडीए को मिल गए। ये पहली थी। दूसरी थीसिस ये है कि छोटी पार्टियों का कोई खास महत्व तो नहीं है, इसलिए उन्होंने ज्यादातर सीटें जो हैं तीन बड़ी पार्टियों के बीच में बांट दी। छोटी पार्टियों का मतदान प्रतिशत क्या होगा, उनको कितनी सीटें मिलेंगी, उनका प्रभाव क्या होगा, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरी थीसिस ये है कि युवा वोट का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, वो जातियों में बटा हुआ है और वो उसी हिसाब से वोट कर रहा है। इन तीन बुनियादी थीसिस पर आधारित होकर ये पूरे एग्जिट पोल जी गढ़े गए थे। मैं कह रहा हूं, इनको बाकायदा कंस्ट्रक्ट किया गया था एग्जिट पोल को। तो मैंने अपनी राय तो आपको बता दी, अब आप अपनी राय बताइए। देखिए अभय जी, पहला तो मेरा प्रश्न ये है कि जो जिन एजेंसियों ने कल एग्जिट पोल जारी किए, हम्म। उनमें एक दो को छोड़ करके आपने कितनों के नाम पहले सुने थे? किसी के नहीं। आप भी इतने पुराने सफोलॉजिस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी किसी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। किसी के नहीं। एक को मैट्रिज वाले को जरूर लोकसभा चुनाव के दौरान हमने सुना था, और ये चाणक्य तो दूसरा है, एक वो चाणक्य टुडे चाणक्य। अलग है। हम्म। तो बाकी जितने नाम हैं, मैंने तो कम से कम पहली बार देखे हम्म। किसी भी चुनाव में, किसी विधानसभा चुनाव में, किसी भी लोकसभा चुनाव में। तो इन एजेंसीज की का पुराना इतिहास क्या है, पोल उसका पोल सर्वे का, एग्जिट पोल का मेथोडोलॉजी क्या है, कितने सैंपल साइज क्या रहा, कितने बजे तक किया इन्होंने, तो ये सब तो कहीं कोई स्पष्ट है नहीं। जी। उन्होंने एक तरीके से, अच्छा कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने वोट परसेंटेज भी नहीं दिया, खाली सीटें दे दी। हम्म। और कुछ ने वोट परसेंटेज इतना ज्यादा दिया, 55% तक वोट दिखा दिया। हम्म। और एक ने तो 200 से ज्यादा सीटें, 209 के आसपास सीटें दे दी एनडीए हम्म। को। हम्म। अब मैं किसी के आंकड़ों पर कोई सवाल नहीं उठाता हम्म। कि भाई ठीक है, हर व्यक्ति या हर संस्था का अपना अधिकार है कुछ जी। भी आंकड़े दिखाए, जो भी दिखाना हो। जी। लेकिन जब आप कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे कुछ तर्क होने चाहिए, हम्म। कुछ मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, कुछ वैज्ञानिकता होनी चाहिए। अब ये एक जनरल नैरेटिव है कि साहब महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट डाला और सारा वोट एनडीए को चला गया। हम्म। लेकिन चुनाव आयोग ने महिलाओं कोई का, आंकड़ा नहीं दिया है महिला पुरुष का। चुनाव अभी तक आयोग चुनाव आयोग ने कोई आंकड़ा नहीं दिया है महिला पुरुष का। टीवी चैनलों में और विनोद जरूर। जी, जिस वक्त ये लोग एग्जिट पोल दे रहे थे, उस वक्त भी बिहार में मतदान जारी था। अब बिल्कुल मतदान जारी था, उस वक्त मतदान तो लोगों 6 को यही बजे के नहीं बाद पता तक था कि हुआ है। वोट कितना पड़ा है कुल मिलाकर। हाँ, और एग्जिट पोल आ गए थे आंकड़े इनके। जबकि और पहले ये आपको याद होगा, पहले जब एग्जिट पोल होता था तो एग्जिट पोल कई चरणों में होता था। नहीं, और दूसरा एग्जिट पोल चरणों के अलावा ये सख्त पाबंदी थी कि मतदान जब खत्म हो जाएगा तब उनके आंकड़े जारी होंगे। हम्म। ये एक चुनाव आयोग की पूरी सख्त पाबंदी है, और इसीलिए हम लोग चैनलों पे बैठ बैठ तो जाते थे 5 बजे से, हम्म।
लेकिन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एग्जिट पोल के आंकड़े आना शुरू होते थे। जी, जी। 2 घंटे तो हम लोग चुनाव के ट्रेंड पे और वोटिंग पैटर्न और इस पे चर्चा करते थे, जी। या पुराने इतिहास और उस पे। हुँ, तो इस बार तो अचानक आंकड़े परोस दिए गए। हुँ, दूसरी बात ये है कि आज शायद शाम को कुछ चैनलों के एग्जिट पोल आएंगे, जो थोड़ा जो पुरानी जो एजेंसीज हैं, हुँ, जैसे एक्सिस बैंक इंडिया हो गया, सी वोटर हो गया, या एक दो और है, खैर वो तो अब मैं इन्हीं की बात करता हूँ, एग्जिट पोल्स की। बिहार में से लौट कर आने वाले जितने, बिहार में जो लोग सक्रिय थे, उनसे आप जितने लोगों से मेरी बात हुई, ठीक है, सबकी अलग अलग राय थी, हुँ, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति ने एक तरफा इस तरह की आंधी चलने की बात नहीं हुँ, कही कि एक तरफा बिल्कुल आंधी चल रही हो। हुँ, नंबर एक, कुछ लोगों ने, मित्रों ने टक्कर बताई, हुँ, कुछ ने महागठबंधन को आगे बताया, हुँ, कुछ ने एनडीए को आगे बताया, हुँ, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया हुँ, कि एक पक्ष में एक तरफा आंधी चल रही जी। है। और अगर आप तर्कों की बात करें, तो महिलाओं का वोट, ज्यादा वोट हमेशा एनडीए को 2005 से नीतीश कुमार ने जब से कमान संभाली बिहार में मिलता रहा है, और उसका एक इतिहास है। उसमें महिलाओं का पंचायत में आरक्षण, सेना बच्चियों को उनके उनके लिए अलग से जो है व्यवस्थाएं करना, सैनिटरी नैपकिन के एडवांस लागू, सारी जीविका दीदी की योजना, तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो नीतीश कुमार ने हुँ, अपने पिछले 15-20 साल के कार्यकाल में जारी की, उनका सबका जो है वो एक हुँ, पूरा एक कंटिन्यूटी है। उनको वोट, हुँ, मैं 2015 में था तो मैं सवर्णों के गांव में घूम रहा था, भूमिहारों के गांव में घूम रहा था, वहां महिलाएं हुँ, नीतीश कुमार की बात कर रही थी, जबकि नीतीश कुमार लालू जी के साथ थे, और पुरुष हुँ, जो है एनडीए की बात कर रहे थे। तो वो तो एक उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हुँ, लेकिन ये भी सही है कि अगर पिछले चुनाव को देखें 2020 में, तो तब भी एनडीए का प्रतिशत ज्यादा था महिलाओं में, लेकिन इसके अलावा महागठबंधन को भी अच्छा खासा महिलाओं का वोट मिला था। 38 से 39% के आसपास वोट महागठबंधन को मिला था, और हुँ, 40 से 41% वोट के आसपास एनडीए को मिला था महिलाओं का। हुँ, इस बार 10,000 वाली जो योजना है, उसको लोग एक गेम चेंजर के रूप में पेश किया गया। हमको भी भाई ठीक है, स्वाभाविक है, चूंकि मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, झारखंड का ये हुँ, उदाहरण हमारे सामने है, तो लगता है सबको कि एक नैरेटिव बनाया गया कि महिलाओं के वोट से गेम चेंज हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में वो मुद्दा नहीं था जो बिहार में है, कि वो महिलाएं जिनको 10,000 रुपए में खाते में पड़े हैं, हुँ, उनके बेटे बाहर नौकरी कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, उनके पति, उनके भाई, उनके दामाद, उनके बेटे, ये मतलब महीनों महीनों, 6-6 महीने, साल-साल भर जाके बाहर मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, हुँ, या और छठ में या किसी त्योहार के मौके पर घर आते हैं। तो महिलाओं का ये सवाल भी है कि भाई उनके बच्चों को, उनके पुरुषों को परिवार के बिहार में स्थायी रोजगार मिले, तो रुके। ये मुद्दा मध्य प्रदेश में नहीं था अभय जी, ये मुद्दा हुँ, महाराष्ट्र में नहीं था, हुँ, और कमोबेश तो एक तो ये कारण है। दूसरा, महिलाओं और पुरुषों के बीच में अगर प्रतिशत भले उनका ज्यादा हो, लेकिन नंबर पुरुषों का ज्यादा है, क्योंकि 1000 बनाम 918 के आसपास रेशो है महिला पुरुष का बिहार में। हुँ, तो अगर प्रतिशत ज्यादा भी हो जाता है महिलाओं का वोट का, तो हुँ, भी नंबर पुरुषों का ज्यादा रहता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी महिलाएं एनडीए को वोट दे रही है और सारे पुरुष महागठबंधन को वोट दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। नहीं, हर वर्ग की, परिवार की प्राथमिकताएं हैं। हुँ, मेरा प्रश्न ये है इन एग्जिट पोल वालों से, कि सोफोलॉजिस्ट जो है, कि क्या उन वर्गों की महिलाएं, जो वर्ग महागठबंधन के वोटर हैं, और उन वर्गों की महिलाओं ने 2020 में भी एनडीए को वोट नहीं दिया, क्या वो इस बार वोट दे रही हैं एनडीए को? अगर उन्होंने एनडीए को वोट दिया है तब तो ठीक है, बहुत एनडीए का फायदा मैं भी मान लूंगा। हुँ, लेकिन अगर वैसा ही पैटर्न है कि 10,000 की योजना और महिला कल्याण के कारण नीतीश कुमार का जो परंपरागत वोटर है, एनडीए का जो परंपरागत वोटर समूह है, उसकी हुँ, महिलाएं एकजुट हो गई हैं, तो फिर नतीजे फिर वही रहेंगे। हुँ, मतलब फिर कोई एडिशनल लाभ तो नहीं होगा। तो जी, कितना अतिरिक्त महिलाओं का वोट पिछले हुँ, चुनाव के मुकाबले मिला है, इसका तो विश्लेषण अभी हुआ नहीं है। हुँ, जब तक इसका विश्लेषण नहीं होगा तब तक नहीं पता लग सकता। फिर पलायन और युवा और बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा था, अगर कोई एक मुद्दा पूरे पैन बिहार में हुँ, दिखाई पड़ा है लोगों को, वो चाहे पत्रकार हो, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे राजनेता हो, पार्टियों के कार्यकर्ता हो, जो भी उस चुनाव में गए हैं, सबने लौट के बताया कि पलायन और रोजगार का मुद्दा एक केंद्रीय मुद्दा उस चुनाव में है।
बाकी मुद्दे गौण है। जैसे राष्ट्रीय मुद्दे तो इस चुनाव में बिल्कुल कहीं चर्चा में थोड़े बहुत बीजेपी लाने की कोशिश की, लेकिन जनता के बीच चर्चा का विषय नहीं बने। घुसपैठियों का मुद्दा चर्चा के बीच जनता के बीच नहीं बना। राष्ट्रवाद जो है जनता के बीच चर्चा का मुद्दा नहीं बना। दिल्ली के बम विस्फोट एक दिन पहले हुआ भी, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बिहार में लोग कहते हैं कि उतना नहीं दिखा जितना, मतलब ऐसी घटना अगर 10 दिन 15 दिन पहले हो जाती तो शायद उसका कोई नैरेटिव बनाती बीजेपी। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, घुसपैठियों का मुद्दा, ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिन पे बीजेपी बहुत भावनात्मक तरीके से खेलती है, उसके पास एक आर्ट है, वो इस बार बिहार में चलता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। क्या हुआ? पलायन और रोजगार का बड़ा मुद्दा, महिलाओं के रोजगार का मुद्दा मैं मानता हूँ, वो भी एक मुद्दा वो एनडीए अपने पक्ष में कर रहा था। तीसरा जो फैक्टर था, जैसे पिछली बार चिराग पासवान एक फैक्टर थे, तो इस बार प्रशांत किशोर का भी फैक्टर था, जन स्वराज का फैक्टर था। जन स्वराज को सीटें भले न मिली हो, लेकिन अगर वोट उनको मिल रहा है 5%, 6%, 7%, जो भी वोट मिलेगा, वो वोट किसका काटा उन्होंने, वो किसके खाते में गया, कहाँ किसका काटा? क्या सिर्फ महागठबंधन का काटा, या सिर्फ एनडीए का काटा, या दोनों का काटा? उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? ये सब एग्जिट पोल इस पर मौन है, इस पर उनका कोई कहीं किसी तरह का विश्लेषण नहीं है। तो मुझे लगता है इन एग्जिट पोल को फिलहाल, कम से कम मैं तो बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मैं तो 14 तारीख का इंतजार करूंगा। और वैसे भी लोकसभा चुनाव का हम उदाहरण देख चुके हैं, सारे एग्जिट पोल 350, 400, 450 सीटें सब दे रहे थे। हम लोग भी चैनलों बैठे हुए थे, आप भी रहते थे साथ में, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग आए। किसी ने भी इन नतीजों की बारे में बात नहीं की थी। एक एग्जिट पोल ने कहा था कि 240 से 250 के आसपास बीजेपी की सीटें रहेंगी, वो था डीबी लाइव जो देशबंधु का है। वो इस बार भी, उसका भी एग्जिट पोल कल आया है, अगर आप उसको देखें तो वो जो जिक्र वो कर रहा है, उसके हिसाब से महागठबंधन की 130 135 सीटें और 95 से 108 सीटें एनडीए की, उसके मुताबिक डीबी लाइव। अब वो भी कितना कहाँ तक सच है तो 14 तारीख को पता लगेगा। अभी एक आकलन मेरे पास किसी ने भेजा, अब उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में मैं नहीं जानता कि कितना क्रेडिबल है, लेकिन एक परिचित मित्र है, उनका कहना था कि कोई आंतरिक सर्वे है कुछ लोगों का, वो भी बड़ा दिलचस्प है। वो कहता है कि एनडीए 103 सीटें और महागठबंधन 132 सीटें और अन्य में 8 सीटें, ये उनका पोल है, जिसमें बीजेपी को 41, जेडीयू को 55, एलजेपीआर को 4, आरएलएम को 1 और हमको 2, इस तरह की सीटें का आकलन है उनका। महागठबंधन में वो दे रहे हैं सीपीआई को 2, सीपीआईएमएल को 12, आईआईपी को 1, कांग्रेस को 28, आरजेडी को 84 और वीआईपी को 5, 132, एआईएमएम को 2, बीएसपी को 1, आईएनडी आरजेडी 1, जन स्वराज 3 और जेजेडी 1। ये भी आकलन ही है, ये कोई मतलब कोई रिजल्ट नहीं है, कोई एग्जिट पोल का अपना जिसका आकलन है। अब ये अलग अलग तरह के आकलन है, सब में विरोधाभासी भी है आपस में, लेकिन कल के जो एग्जिट पोल है वो जिस तरह की दिशा दिखा रहे हैं, एक तो पहली बात उन एजेंसीज के बारे में मेरा कोई जानता नहीं हूँ कि उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितना उनका मेथोडोलॉजी क्या है, कितनी वैज्ञानिकता है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं वो आंकड़े कहाँ से आ गए, कहाँ बना दिए। मुझे लगता है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ उसमें एनडीए को एक तरफा दिखाया जा रहा है, अगर एनडीए को भी दिखाए आप ठीक है, लेकिन उसकी एक मेथोडोलॉजी और उसका एक पूरा डिटेल देना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए कि भाई ये फैक्ट। देखिए एनडीए का कोई नया नैरेटिव तो था नहीं इस बार, आमतौर पर नैरेटिव पे चुनाव होते हैं, एनडीए कोई नया नैरेटिव नहीं था, 20 साल का शासन था उनका। ये सही है कि लोग, हर आदमी ने कहा भाई नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। 2016 में मैं आसाम घूम रहा था, वहां तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे 15 साल से, एक व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो उनके खिलाफ बोल रहा हो। सब कहते थे बड़ा खानदानी आदमी है, ईमानदार आदमी है, 15 साल से मुख्यमंत्री है, बड़ा काम किया है उन्होंने, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव चाहिए। बहुत महिलाएं भी कह रही थी, महिलाओं के लिए तरुण गोगोई ने बहुत काम किया था उस समय, साड़ियां भिजवाना, तमाम सारी सुविधाएं देना, ये सब जो है, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार गई, तरुण गोगोई के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं थी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ व्यक्तिगत नाराजगी थी क्या? कोई नाराजगी तो नहीं मिली कहीं, आप याद करिए। वो तो सर्वे वगैरह में भी आगे दिखाए जा रहे थे, अटल जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं थी, वो सर्वे में भी आगे थे, सर्वे में आगे दिखाए जा रहे थे। हाँ,
तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी नहीं होगी, लेकिन पूरी 20 साल की सरकार की जो परफॉर्मेंस है उस पर तो सवाल उठ ही रहे थे। और जो उन्होंने काम किया था 2005 से लेकर 2010 में, उसका नतीजा उनको 2010 में जनता ने दिया। 2010 से 2015 के बीच जो काम हुआ उसका उनको पुरस्कार जो है 2015 में मिला, फिर 2020 में पुरस्कार मिला नीतीश कुमार को। तो कितने पुरस्कार जनता देगी ये भी तो देखना चाहिए। पता नहीं नतीजा क्या होगा, मैं नहीं कह सकता। मुझे लगता है, मेरा अपना आकलन है कि जो भी हो, कि लड़ाई कांटे की होगी दोनों गठबंधनों के बीच में, क्योंकि साधनों की दृष्टि से, नेताओं की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से, सरकार में होने का फायदा, ये फायदे एनडीए के पक्ष में है, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व भी एनडीए के पक्ष में है, ये सब चीजें एनडीए के पक्ष में, इसका फायदा उसको मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो निश्चित रूप से सरकार को असहज करते हैं, और जातियों का समीकरण का, साहनी इधर आ गए, चिराग जी उधर चले गए। और एक बात अजहर जी, पता नहीं आपने भी शायद महसूस की होगी, कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में, महागठबंधन में तो ये तय है कि नतीजा जो भी आए, लेकिन महागठबंधन के भीतर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी, क्योंकि वो करीब 145-50 सीटें लड़ रही है। अगर आधी भी जीतती है तो भी उससे 60% सीटें आ जाएंगी। जी। और कांग्रेस जो है वो 60 सीटें लड़ रही है, वो अगर आधी भी जीते तो भी 30 ही रह पाएगी। अगर ये मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, उसका आरजेडी का मिनिमम, इसका मैक्सिमम, तो वहां कोई होड़ नहीं है कि नंबर 1 पे कौन आएगा। जी हाँ। स्पष्ट है, एमजेपी के अंदर नंबर 1 पे आरजेडी रहेगी। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच में नंबर 1 पे कौन आएगा, इसकी एक होड़ है, क्योंकि दोनों की कोशिश है नंबर 1 पे वो आए। बीजेपी चाहती है नंबर 1 पे बीजेपी आए ताकि अपना चीफ मिनिस्टर बना सके। नीतीश कुमार और जेडीयू चाहता है नंबर 1 पे वो आए ताकि उनका दबाव बरकरार रहे। इसके अलावा एलजेपी आर, रामविलास पासवान, चिराग पासवान की जो पार्टी है, उसमें और जेडीयू के बीच में जो खट्टे मीठे रिश्ते हैं, जिनमें मीठे कम खट्टे ज्यादा हैं, उनको, उनके बीच में क्या उनके वोटरों में कोई सिनर्जी बनी है, या उनके वोटरों ने एक दूसरे को ट्रांसफर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये सारे प्रश्न हैं। मुझे लगता है जब तक इन सबका ढंग से विश्लेषण नहीं होगा, तब तक कोई आकलन करना किसी भी एग्जिट पोल के लिए संभव नहीं है। कल जब मैं एग्जिट पोल पर मैंने 2 चैनलों के ऊपर बहस की, तो एक दूसरे चैनल पे बहस कर रहा था, तो वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो एक प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे थे कि बार-बार इस बात पर वो जोर देने की कोशिश कर रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा ने बिल्कुल एकमेक होकर चुनाव लड़ा। उन दोनों के बीच में जबरदस्त एकता थी, दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं था। अच्छा, तो उन्हें बार-बार इस पे जोर क्यों देना पड़ रहा था? उन्हें जोर इसीलिए देना पड़ रहा था कि एनडीए के भीतर, ऐसा कि आपने सही कहा, कि भीतर एक प्रतियोगिता चल रही थी। वो प्रतियोगिता कभी-कभी गठबंधन के दलों के बीच में स्वस्थ प्रतियोगिता भी होती है। अपना-अपना नतीजा अच्छा निकालो और साथ में दूसरी पार्टी को भी नतीजा अच्छा करने में मदद करो। यानी खुद भी जीतो और दूसरे को भी जिताने में मदद करो। भाजपा के वोट जनता दल यूनाइटेड को मिले, जनता दल यूनाइटेड के वोट भाजपा को मिले। लेकिन एनडीए का इतिहास क्या है? पिछली बार के चुनाव में भाजपा ने चिराग पासवान के साथ साजिश करके चिराग पासवान को एनडीए के बाहर किया, उनसे 134 सीटों पे चुनाव लड़वाया और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा उसकी वजह से। सब लोग इस बात को जानते हैं। तो काफी इस बात की नाराजगी नीतीश कुमार के मन में भी होगी और उनके जनाधार के मन में, उनके कार्यकर्ताओं के मन में भी होगी। मैं तो मानता हूं कि वहां पे एक इस तरह का नारा भी चल रहा था कि इस बार लोजपा, भाजपा हाफ लोजपा साफ, कि भाजपा को सीटें कम की जाएं और लोक जनशक्ति पार्टी की तो कमर ही तोड़ दी जाए। तो इसमें पूरा खतरा इस बात का है, क्या होगा ये 14 नवंबर को पता चलेगा। जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है उस दिन, बाल दिवस है उस दिन, तो उस दिन पता चलेगा कि वास्तव में जनता दल यूनाइटेड के जनाधार ने और कार्यकर्ताओं की वजह से लोजपा को नुकसान हुआ है या भाजपा को नुकसान हुआ है। देखिए, भाजपा के लोग तो निजी तौर पर मानते हैं कि इस बार लोजपा का रिजल्ट खराब रहेगा। इसकी वजह से भाजपा में लोजपा को जो 29 सीटें मिली हैं उसकी नाराजगी भी है। मतलब उनके कार्यकर्ताओं में उनका मानना है इनको नहीं 29 सीटें मिलनी चाहिए थी, ये गलत दिया गया मुझे। तो वो सब ये मानते हैं कि इस बार इनका नतीजा खराब रहेगा। तो मतलब चिराग पासवान के लिए मुझे लगता है कि बुरी खबर इंतजार कर रही है, ऐसा लगता है। जी।
देखिए चिराग पासवान की चुनौती तो है, बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहते हैं ना जो आप बोते हैं वही तो काटते हैं। तो 2020 में जिन्होंने जो बोया था, इस बार इस चुनाव में वही काटने का उनके सामने चुनौती थी। उन्होंने जिस तरह जनता दल यूनाइटेड को की ताकत को और नीतीश कुमार की ताकत को आधा करने में कामयाबी हासिल की थी। 80 सीटों से नीतीश कुमार 43 सीटों पर आ गए। 2017 में 2015 में 80 सीटें थी, महागठबंधन से मिलकर लड़े थे, लेकिन 80 सीटें थी जनता दल की, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जनता दल, और आ गए वो उस पे 43 पे। तो वो दंश जो है ना नीतीश कुमार भूले हैं, ना जनता दल के कार्यकर्ता भूले हैं, ना जनता दल का वोटर भूला है। वो जी, अलग मैं बात है, आपको याद मुख्यमंत्री दिलाऊं, बन इस गए वो। चुनाव में भी चिराग पासवान ने शुरुआत इस बयान के साथ की थी कि मुझे इस बात को लेकर तकलीफ है कि मैं इस गठबंधन के साथ हूं और इस पार्टी के साथ हूं, क्योंकि यहाँ पे कानून व्यवस्था की हालत खराब है। यानी वो भी नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करके ही, मतलब अपने साथी नहीं नहीं, दल अभय जी आप याद कीजिए, जब वो पटना में मर्डर हुआ था व्यापारी का, जी जी जी, उसके बाद अस्पताल में जो हत्या हुई थी, उसके बाद चिराग पासवान का क्या बयान था कि वही उसी की कानून व्यवस्था ध्वस्त है और मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। इस तरह का बयान उन्होंने दिया था, याद करिए आप। तो बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों के मित्र वाजपेयी जी बार बार कह रहे थे ये हमारा दिल रो रहा है, हम सरकार के साथ हैं लेकिन हमारा दिल रो रहा है, क्योंकि वो बार बार उनकी मजबूरी थी उसको डिफेंड करना, अपने नेता के बयान को। तो ये सब चीजें तो नीतीश कुमार, अच्छा नीतीश कुमार के बारे में हम सब जानते हैं कि वो हिसाब ठंडा करके चुकाते हैं। हाँ वो देखिए, वो अपना हिसाब बाकी नहीं रखते, वो चुका देते हैं। ये जनता दल की राजनीति जानने वाले लोग सब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं उन्होंने किससे हिसाब नहीं चुकाया। शरद यादव से चुका दिया, हाँ उन्होंने लालू यादव से चुका दिया, उन्होंने जॉर्ज फर्नांडीज से चुका दिया। मतलब किसी की जहां छोड़ा जिसको नहीं। उनको लगा तो उन्होंने, और 2 बार तो बीजेपी से भी हिसाब चुका ही चुके हैं वो। हाँ तो वो भूले नहीं है इस बात को। और रामविलास पासवान जी जब जिंदा थे और नीतीश कुमार जी थे, तब उन दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता थी बिहार में नेतृत्व को लेकर के। जी रामविलास जी कभी नीतीश जी को नेता नहीं मानते थे और नीतीश जी कभी रामविलास जी को नेता नहीं मानते थे। चिराग पासवान तो उनके बेटे हैं। और इस बार जो नीतीश जी और चिराग पासवान की छठ के दिन मुलाकात कराई गई है, हुई, वो तो एक शिष्टाचार और औपचारिकता ही है। क्योंकि बिहार में एक नारा ये भी चल रहा था, एक नारा तो चला कि लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है, तो एक नारा ये भी चला कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। नहीं दी रहे। और जो आप बता रहे हैं कि संघ के विसर्जन के लिए इनको बड़ा जोर देना पड़ा कि बड़ा दोनों में सिनर्जी थी बीजेपी और आरजेडी के जेडीयू के वर्कर में, तो इसलिए जोर दे रहे थे क्योंकि ये एक नैरेटिव बिहार में बना हुआ था, जिससे आप बात करो वही कहता था कि आरजेडी और जेडीयू के बीच एक टैक्सिट अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों अपने अपने यहाँ जो है अच्छा करें और बाद में जरूरत पड़े तो एक बार फिर हाथ मिलाएं। ये आप किसी भी बिहार के उससे जानने वाले से बात करिए, ये रिटर्न ऑन द वॉल था, कोई सीक्रेट नहीं था, ओपन सीक्रेट था बिल्कुल। तो इसलिए भी बीजेपी के लोगों को और संघ से जुड़े लोगों को बार बार जोर देना पड़ रहा था कि भाई जेडीयू और बीजेपी के बीच में बड़ी एनर्जी है। एलजेपी की जहां तक बात है, तो जहां जहां एलजेपी के कैंडिडेट थे और उनके मुकाबले आरजेडी के कैंडिडेट थे, तो कहा जाता है कि वहां आरजेडी को फायदा हुआ है उन सीटों पर। आप ये तो नतीजे बताएंगे जब उसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन ये कहा जाता है। तो ये सब चीजें आंतरिक जो विरोधाभास हैं दोनों गठबंधनों के, वो तो है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। महागठबंधन में भी कुछ विरोधाभास है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कुछ सीटों पर उनकी फ्रेंडली फाइट हो रही थी, कुछ जगह उनके भी आपस में जो है जिनको मनमर्जी के टिकट नहीं मिले तो चल रहा था, वो तो दोनों तरफ है। इसके बावजूद एक कॉमन नैरेटिव बिहार के चुनाव में रोजगार और पलायन का मुद्दा महागठबंधन के पक्ष में था और महिलाओं का 10,000 वाला मुद्दा एनडीए के पक्ष में था। अब इसमें कौन सा मुद्दा भारी पड़ा है? जो मुद्दा भारी पड़ा होगा निश्चित रूप से विजय माला उसके हाथ में होगी और जो मुद्दा कमजोर पड़ेगा वो पीछे रह जाएगा। तो ये मुद्दे दोनों, यही दोनों मुद्दे केंद्रीय मुद्दे जो है जिनके इर्द गिर्द चुनाव हुआ है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं तुम आपकी बात की तस्दीक करता हूं। अच्छा, दूसरी एक और बात है, एक पहलू इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, जो जो गोदी मीडिया के चैनलों पे जो एग्जिट पोल आए हैं उनका ध्यान उस तरफ नहीं है। मुख्य तौर पर बिहार में आखिरकार लड़ कौन रहा था आपस में? देखिए, महागठबंधन की रणनीति थी और
वो और थी नीतीश, मतलब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में मुकाबला था। जी। हाँ, इसमें भाजपा इस मुकाबले में अगर उसकी कोई भूमिका थी तो वो आनुषंगिक और सहयोगी भूमिका थी। जैसे कांग्रेस की सहयोगी भूमिका थी कांग्रेस उसमें। की सहयोगी भूमिका थी। हाँ। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दरअसल में मुख्य टक्कर में भी नहीं थी इस चुनाव में। पिछले चुनाव में भाजपा ने अपने आप को मुख्य टक्कर में बना लिया था, चिराग पासवान के साथ साजिश करके बना लिया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं था। जी। इस बार भाजपा मुख्य टक्कर में भी नहीं थी, मुख्य तौर पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि तेजस्वी यादव की पार्टी 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, पिछली बार भी वो सबसे बड़ा दल रही थी। और नीतीश कुमार की पार्टी तो 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। तो जी। इस पर तेजस्वी यादव की पार्टी नंबर 1 पर, नंबर 2 पर नीतीश कुमार की पार्टी और नंबर 3 पर नरेंद्र मोदी की पार्टी। इस तरीके से दूसरे, नरेंद्र मोदी की पार्टी के पास अपना कोई नेता भी नहीं है। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल के पास अपने अपने नेता हैं जो बिहार के नेता हैं। नीतीश कुमार और भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बिहारी नेता हो। मतलब आप कह सकते हैं कि 4 नेताओं की दृष्टि से देखा जाए तो 4 पार्टियां ऐसी थी जिनके नेता काफी साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। नीतीश कुमार जी। का चेहरा साफ दिखाई पड़ रहा था, तेजस्वी यादव का चेहरा साफ दिखाई पड़ रहा था, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर का चेहरा साफ दिखाई पड़ रहा था, और चिराग पासवान का चेहरा साफ दिखाई पड़ रहा था। किसका क्या हश्र होगा बात बताए। अब एक सवाल पूछा जा रहा है, उस पर हम एक आखिरी चर्चा कर लें आपसे कि प्रशांत किशोर का अब क्या होगा। देखिए, प्रशांत किशोर का क्या होगा, प्रशांत किशोर को तय करना है। हम्म, नतीजे कैसे आते हैं उस हिसाब से प्रशांत किशोर की भूमिका तय होगी। हम्म, अगर प्रशांत किशोर को 8 से 10% के आसपास वोट मिल जाता है और मान लीजिए 5, 7, 8 सीटें मिल जाती हैं, हम्म, तो उनको बिहार की राजनीति में ये माना जाएगा कि वो उनकी प्रासंगिकता जो है आगे भविष्य में बढ़ सकती है। हम्म, क्योंकि ये पहली किसी नई पार्टी को हम्म, जो अचानक बने उसको अगर 7-8% वोट मिल जाए और इतना कुछ सीटें मिल जाए, तो ये भी एक बड़ी जी, उपलब्धि है, वो भी बिहार जैसे राज्य में हम्म, जहां दो ध्रुवीय चुनाव बिल्कुल हो रहा हो। और प्रशांत किशोर अगर सिर्फ 2025 को टाकरा के चुनाव लड़ रहे थे हम्म, तो मुझे लगता नहीं फिर वो उनके लिए कोई बहुत लंबी राजनीति की गुंजाइश है। लेकिन अगर वो लंबी राजनीति की गुंजाइश की चुनाव लड़ रहे थे तो उनको धैर्य रखना पड़ेगा, हम्म, उनको बिहार में ही सक्रिय रहना पड़ेगा, और उन्होंने आगे उनको 2030 में भी जब विधानसभा चुनाव होंगे उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि इस चुनाव से उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो हर विधानसभा सीट पर उनके उम्मीदवारों की एक उपस्थिति है। उनको वोट कितना मिलता है वो अलग बात है, लेकिन उनको कहीं ज्यादा वोट, साइजेबल वोट मिलेगा, कहीं बिल्कुल नगण्य मिलेगा, लेकिन उनका झंडा डंडा और कार्यकर्ता हम्म, हर विधानसभा में इस समय घूमा है इस पूरे चुनाव में। तो अगर वो धैर्य रखते हुए और हम्म, बिहार की राजनीति करेंगे, उनके जितने भी विधायक आए, चाहे एक भी विधायक ना आए हम्म, या 10 विधायक आ जाए, 12 विधायक आ जाए, 5 आ जाए, वो हम्म, अगर बिहार में कंटिन्यूटी करते हैं, कंटिन्यूअस लगातार राजनीति करते हैं। देखिए नीतीश कुमार अब उनके राजनीति की ये आखिरी पारी है। अगर वो एनडीए को बहुमत मिलता है मान लीजिए और वो मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, तो भी कितने समय तक भारतीय जनता पार्टी उनको ढोएगी, उनको अपने कंधों पर बिठाए रखेगी, ये भी एक प्रश्न है। और उसके बाद भाजपा के पास अभी तक कोई नेता है नहीं, और भाजपा नेता ऐसे बनाती नहीं है, भाजपा नेता ऐसे बनाती है कि जैसे भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया राजस्थान में, अब वो नेता हो जाए, या उनको बना दिया मोहन यादव को। तो जी, भाजपा इस कोशिश में है कि कोई सरकार अगर बने और उसकी सीटें ज्यादा हो जेडीयू से, तो अपना किसी ऐसे नेता को मंत्री बना दे, मुख्यमंत्री बना दे। वो सारी स्थिति में तेजस्वी यादव भी अगर ये चुनाव लूज कर जाते हैं महागठबंधन, तो उनके सामने भी एक थकान वाली स्थिति होगी। लगातार दो दो मतलब लोकसभा चुनाव में 2014, 2019, फिर 2020, फिर 2025, 2024, इतने चुनाव अगर आरजेडी हारती है पार्टी, और तेजस्वी का नेतृत्व, तो उन पर भी सवाल उठेंगे। उनके लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल होगा, पार्टी को एकजुट रखना मुश्किल होगा। एक खाली एक निश्चित जातीय और वर्गीय जनाधार से आप पार्टी नहीं चला सकते। हम्म, ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए बिहार में भविष्य में अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं। पढ़े लिखे हैं, मुद्दों की समझ है, आंकड़ों की समझ है, और अभी तक 2 साल उन्होंने जिस तरह मेहनत की है उससे बिहार में उनकी पहचान बनी है। तो उनको तो धैर्य रखना चाहिए और बिहार में रुके रहना चाहिए। अगर वो बिहार छोड़ देते हैं और इस चुनाव से जो भी नतीजे आए मान लीजिए निराश हो जाते हैं, तो फिर प्रशांत किशोर के लिए कोई भविष्य में बिहार में जगह ठीक नहीं कह रहे होगी। हैं आप, ठीक कह रहे जगह तभी होगी
जब वो जो भी नतीजे आए, जैसे भी नतीजे आए, अच्छे आए बुरे आए, वो बिहार में ही जमे रहे और आगे की तैयारी करते रहे। बिल्कुल ठीक। अब जाते जाते आप बिल्कुल संक्षेप में बता दीजिए कि आपका ठोस सीटों के बारे में आकलन क्या है, अनुमान है हम लोगों का, हम सब लोग अनुमान लगाएंगे, ये हमारा शौक भी है और हमारा पेशा भी है जी। अब जी सीटों के बारे में तो अनुमान मैं नहीं लगा सकता क्योंकि मैं गया नहीं हूँ बिहार। अगर मैं गया होता, आगे पीछे के घूम हिसाब के आया होता, तो मैं जरूर सीटों का अंदाज लगा देता, जैसे मैं 2015 में गया था। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे एज जो है महागठबंधन का लगता है। अच्छा, कुछ कारणों से उस पर हम लोग कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। एज मुझे महागठबंधन का लगता है, और जो जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, उसमें उसके पीछे जो कारण है वो भी कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि जो वोट पड़ा है उसका एक बड़ा हिस्सा महागठबंधन के पक्ष में गया होगा, जो बड़ा वोट। क्यों? क्योंकि एसआईआर का एक मुद्दा बड़ा मुद्दा था। उस मुद्दे को भले दिल्ली में बैठ करके हम लोगों ने खारिज कर दिया हो कि भाई राहुल गांधी ने टाइम खराब कर दिया और इन्होंने ये कर दिया, लेकिन एसआईआर के मुद्दे की वजह से ही लोगों में जागरूकता आई, और जो लोग वोट डालने से बचते थे, कतराते थे या घर नहीं जाते थे, बाहर रहते थे, उन्होंने सबने आके वोट डाला। उनको ये डर हो गया कि भाई वोट की कीमत है, वोट की कीमत समझो, कल को कहीं वोट न कट जाएगा। वोट कटने का मतलब सारी सुविधाओं से वंचित होना है, इसलिए तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा। दूसरा, मैं बार बार कहता हूं कि 2019 का जो रिजल्ट था वो एनडीए के पक्ष में बहुत जबरदस्त रिजल्ट था। 303 सीटें थी अकेले बीजेपी की, और 354 के आसपास एनडीए की थी। उस आलोक में जो चुनाव हुआ था, तो उसमें एनडीए बहुत अपबीट था, उसका वर्कर अपबीट था, उसके नेता अपबीट थे, और विपक्ष के नेता बिल्कुल बुरी तरह से धराशायी थे, मनोबल टूटा हुआ था। तब भी उन्होंने 2020 में कड़ी टक्कर दी थी एनडीए को। याद करिए, सिर्फ 111-12 सीटें करीब महागठबंधन की थी, और 123-25 सीटें उनकी थी, यानी 10 सीटों का फर्क, 10 सीटों के। और कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस ने पिछली बार बहुत खराब प्रदर्शन किया था, 72 सीटों में से 19 जीती थी, लेकिन वो पिटी हुई कांग्रेस थी, लुटी पिटी कांग्रेस थी। कांग्रेस ने कोई एक्सरसाइज बिहार में नहीं की थी। इस बार अपबीट थी कांग्रेस। लोकसभा के चुनावों का जो परिणाम हुआ, अब बिहार में भी देखिए 7 सीटें लड़ी थी, 4 सीटें जीती, 3 सीटें जीती है, एक पप्पू यादव जीते हैं, उसका भी उसको फायदा। और राहुल गांधी ने जिस तरह बिहार पर कंसंट्रेट किया है, उनकी संविधान वाले सम्मेलन, उनके पिछड़ा सम्मेलन, उनका पिछड़ा कार्ड, पप्पू यादव का हराना, सीमांचल में उसका असर, ये सारे फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुझे लगता है फायदा देंगे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सीटें भी ठीक ठाक होने की मुझे उम्मीद लग रही है। तो ये सब देख करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा महागठबंधन का ऐज लगता है। सीटों का नंबर अब जी मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं गया नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तृत और गहन विश्लेषण किया, और आपकी हमेशा की तरह आपकी उंगलियां बिहार की राजनीति की नब्ज पर हैं, और आप जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो किस तरीके से आगे चल रही हैं, उनकी गतिशीलता क्या है, उन सब की आपने व्याख्या की नई परख के दर्शकों के लिए। एक बार बहुत 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 धन्यवाद। अभी बीच में जब चुनाव परिणाम आएंगे, उससे कुछ पहले या उसके कुछ बाद हम लोगों की एक बार फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।